ज्ञान, शोध और मानव मन के इस बेहद गहरे विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये चर्चा ऊर्जा, नई और कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारियों से भरी होने वाली है। कुछ ऐसे ठोस तथ्य आज सामने आएंगे जो इंसान के अपने ही मन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। जी नमस्कार। आज का ये पूरा विश्लेषण जॉर्ज बोनानो की 2021 में आई और बेहद प्रभावशाली किताब द एंड ऑफ ट्रॉमा के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आज का मुख्य मिशन एक बहुत ही आम और समाज में गहरी पैठ बना चुकी उस धारणा को चुनौती देना है, वो धारणा जो ये मानकर चलती है कि इंसान किसी शीशे के बर्तन की तरह बेहद नाजुक होता है और जीवन की कोई भी बुरी घटना, जिसे आज की भाषा में ट्रॉमा कहा जाता है, वो जीवन भर के लिए एक न भरने वाला घाव छोड़ जाती है। ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं आज। कई शोधों, इतिहास के दबे हुए पन्नों और बेहद दिलचस्प डेटा का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। और इस रोमांचक सफर में हमेशा की तरह साथ जुड़ रहे हैं फिलॉसफी हब कैफे फिलॉसफी से हमारे विशेषज्ञ। आज के विशेषज्ञ का यहाँ स्वागत है। ये जगह हमेशा की तरह किताबों की खुशबू और वैचारिक सोच से महक रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस कैफे फिलॉसफी के शांत और बौद्धिक माहौल में ऐसी गहरी चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा एक बहुत सुखद अनुभव होता है। आज का विषय वाकई इंसान की मनोवैज्ञानिक सहनशीलता, जिसे हम रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं, उसकी असीम गहराइयों को छूता है। आज का उद्देश्य केवल ये समझना नहीं है कि इंसान विपरीत परिस्थितियों में टूटता क्यों है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक अहम बात यह समझना है कि इंसान बिना टूटे परिस्थितियों के अनुसार मुड़ना या जिसे बेंड होना कहते हैं, वो कैसे सीख सकता है। अगले हिस्से में कदम रखते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में और खासकर सोशल मीडिया के समय में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हर छोटी बड़ी मुश्किल को ट्रॉमा का नाम दे दिया जाता है। मतलब जैसे बचपन में माता पिता का काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना और थोड़ा कम ध्यान दे पाना, या स्कूल में किसी शिक्षक का ज़रा सा डांट देना, इन सभी बातों को एक गहरे आघात के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसा लगने लगा है जैसे इंसान किसी भी तरह का मानसिक तनाव झेलने के लिए बना ही नहीं है। क्या मानव मस्तिष्क सच में इतना कमज़ोर है? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। जॉर्ज बोनानो अपनी किताब में इसी नाजुकता के मिथक को पूरी तरह से तोड़ते हैं। अगर इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखा जाए तो इंसान की शारीरिक और मानसिक रचना बेतहाशा मजबूत है। जरा कल्पना की जा सकती है उस होमो इरेक्टस की जो लाखों साल पहले एक नदी के किनारे पानी पी रहा है। विकासवाद की शुरुआती दौर की बात हो रही है। जी बिल्कुल। कुछ ही दूरी पर सूखी घास के पीछे खूंखार लक्कड़बग्घा या कोई अन्य जंगली जानवर घात लगाए बैठा है। उस समय हर पल मौत का साया था। खतरे हमेशा से इंसानी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। मानव शरीर और मस्तिष्क इन भयानक खतरों का सामना करने, उस डर को गहराई से महसूस करने और फिर उससे उभरकर अगले दिन फिर से शिकार पर जाने के लिए विकसित हुए हैं। बोनानो के अनुसार हर गंभीर मनोवैज्ञानिक शोध एक ही सच्चाई की ओर इशारा करता है, जिसे वे 2/3 नियम या द 2/3 रूल कहते हैं। ये 2/3 नियम बहुत ही दिलचस्प लगता है। इसका सीधा मतलब क्या ये है कि किसी भी बड़ी दुर्घटना के बाद ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाते हैं? जी बिल्कुल, यही इसका अर्थ है। कई बड़े शोध ये स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि किसी भी भयंकर दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या किसी गहरे शोक के बाद लगभग 2/3 लोग, यानी करीब 66% लोग बिना किसी गंभीर या स्थायी मनोवैज्ञानिक नुकसान के कुछ ही महीनों में अपने सामान्य जीवन में पूरी तरह लौट आते हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? इंसान का मन एक रबर बैंड की तरह काम करता है। वो मुश्किल समय में बहुत अधिक खिंचता जरूर है, दर्द भी महसूस होता है, लेकिन अंततः वो वापस अपने मूल आकार में लौट ही आता है। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है और एक बहुत बड़ी राहत भी देता है, क्योंकि आमतौर पर फिल्मों या कहानियों में यही देखने को मिलता है कि एक बुरी घटना घटी और इंसान की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। अगर इंसान इतना ही मजबूत है तो ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर एक बड़ा ही अजीब सवाल दिमाग में आता है। क्या ये जो PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये हमेशा से मानव इतिहास का हिस्सा रहा है? या जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर 19वीं सदी से पहले के इतिहास को खंगाला जाए तो मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा या मन के स्थायी घावों का कोई स्पष्ट या व्यापक जिक्र मिलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलता। ये कैसे संभव है?
ऐसा नहीं है कि लोग पीड़ित नहीं होते थे, लेकिन उसे किसी मानसिक बीमारी के ढांचे में नहीं देखा जाता था। इसका एक बहुत ही शुरुआती सुराग सैमुअल पेप्स की डायरियों में मिलता है। 1666 में लंदन में एक भयंकर आग लगी थी जिसने लगभग पूरे शहर को राख कर दिया था। सैमुअल पेप्स ने अपनी डायरी में लिखा कि उस महान आग के महीनों बाद भी उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। यानी वो खौफ उनके मन में बैठ गया था। जी, जरा सी भी आवाज होने पर या कहीं धुआं दिखने पर वे बुरी तरह डरकर खिड़की से बाहर देखने लगते थे कि कहीं फिर से आग तो नहीं लग गई। आज के मनोवैज्ञानिक इसे पीटीएसडी के शुरुआती लक्षणों का एक बहुत ही सटीक ऐतिहासिक वर्णन मानते हैं। यानी लक्षण तो हमेशा से मौजूद थे, डर और खौफ तो था, लेकिन उस समय के समाज में उसे कोई बीमारी नहीं माना जाता था। ये बहुत ही अहम बात है। और फिर 19वीं सदी में इस नजरिए में कुछ बड़ा बदलाव हुआ। स्रोत सामग्री में रेलवे स्पाइन का एक बड़ा ही अजीब किस्सा दिया गया है। हाँ, वो बदलाव का एक बहुत बड़ा दौर था। 19वीं सदी के अंत में जब औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी और रेलगाड़ियों का तेज विस्तार हुआ, तो भयानक ट्रेन दुर्घटनाएं भी आम होने लगी। जो लोग इन भीषण दुर्घटनाओं में जिंदा बच गए, उनमें कुछ अजीब लक्षण दिखने लगे। किस तरह के लक्षण? वे अक्सर कांपते थे, अत्यधिक कमजोरी महसूस करते थे और ठीक से चल नहीं पाते थे। उस समय के डॉक्टरों ने इसे रेलवे स्पाइन का नाम दिया। उनका मानना था कि ट्रेन के झटके से रीढ़ की हड्डी में कुछ न दिखने वाली सूक्ष्म चोटें आई हैं। किसी भी डॉक्टर ने यह नहीं सोचा कि ये मन का या मनोविज्ञान का घाव है। ये तो शरीर और मन की समझ का एक बहुत बड़ा अंतर था उस समय। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक संयोग देखने को मिलता है। ठीक इसी समय समाज में नुकसान बीमा या लायबिलिटी इंश्योरेंस की शुरुआत हो रही थी। जब समाज और कानून ये स्वीकार करने लगा कि किसी दुर्घटना के बाद पीड़ित को आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, तभी से इस तरह के लक्षणों का दायरा और उन्हें मिलने वाली मान्यता भी तेजी से बढ़ने लगी। ये तो बहुत ही गहरा और जटिल संबंध है। समाज, विज्ञान और अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर तय करते हैं कि इंसान क्या महसूस कर रहा है। लेकिन जब समाज मनोवैज्ञानिक घावों को बिल्कुल नहीं समझता था, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध का शेल शॉक है। वो इतिहास का एक बेहद दुखद, मार्मिक और इंसानियत को झकझोर देने वाला अध्याय है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मोर्चों पर लगातार हफ्तों तक भयंकर तोपखाने की गोलाबारी होती थी। कई सैनिक ऐसे थे जिनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन अंदर से उनका मन पूरी तरह से बिखर चुका था। वे उस मानसिक दबाव को झेल नहीं पा रहे थे। जी, वे बुरी तरह कांपते थे, बात नहीं कर पाते थे, रोते थे और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते थे। उस समय के डॉक्टरों ने इसे शेल शॉक कहा, लेकिन तत्कालीन सैन्य अधिकारियों और समाज के एक बड़े वर्ग को लगता था कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि केवल नाटक है और युद्ध से बचने की कायरता है। यह सुनना बहुत ही दुखद है, किसी की मानसिक पीड़ा को नाटक मान लेना। ऐसे ही एक ब्रिटिश सैनिक थे, हैरी फार। 1916 में मोर्चे पर अत्यधिक और लगातार गोलाबारी के कारण उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई कि वे आगे बढ़ने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। उस समय पीटीएसडी जैसी किसी भी बीमारी का कोई अस्तित्व कागजों पर नहीं था। उनकी इस हालत को अनुशासनहीनता और नैतिक पतन माना गया। और फिर उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही अमानवीय था। एक अभागे सैनिक को जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, कायरता के जुर्म में कोर्ट मार्शल करके गोली मार दी गई। कितनी गहरी और काली त्रासदी है ये। समाज और विज्ञान की अज्ञानता ने एक बीमार व्यक्ति की जान ले ली। दशकों बाद जब समाज का नजरिया बदला और मनोविज्ञान ने तरक्की की, तब वर्ष 2006 में हैरी फार को मरणोपरांत क्षमादान दिया गया। अंततः यह स्वीकार किया गया कि वे कायर नहीं बल्कि एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी के शिकार थे। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में रिचर्ड ब्रायंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध का यहाँ जिक्र करना आवश्यक है। उन्होंने अपने पेपर में स्पष्ट किया कि पीटीएसडी के जो विभिन्न लक्षण हैं, उन्हें अगर गणितीय रूप से देखा जाए तो उनके 6,36,120 अलग अलग संभावित संयोजन हो सकते हैं। 6 लाख से ज्यादा संयोजन? बाप रे। एक ही बीमारी के इतने रूप। यह साबित करता है कि ट्रॉमा कोई शरीर में घुसने वाला वायरस नहीं है, बल्कि ये एक निर्मित ढांचा या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। मानसिक बीमारियां केवल प्रयोगशालाओं के दूरबीनों से नहीं खोजी जाती, बल्कि संस्कृति, राजनीति और समाज की करुणा या उस करुणा की कमी ये तय करती है कि किसे बीमारी माना जाए और किसे कायरता। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि आज के समय में भी हम किन मानसिक अवस्थाओं को गलत नजरिए से देख रहे होंगे।
चलिए इतिहास के इन पन्नों से निकलकर थोड़े आधुनिक डेटा की तरफ चलते हैं, जहां समाज मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक जागरूक है। जी, आधुनिक डेटा हमें बहुत कुछ सिखाता है। स्रोत सामग्री में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद का बहुत ही विस्तृत और प्रामाणिक डेटा मौजूद है। सैंड्रो गैलिया की शोध के अनुसार हमलों के ठीक बाद मैनहट्टन के सामान्य इलाके में रहने वाले 7.5% लोगों में PTSD के स्पष्ट लक्षण दिखे, जबकि जो लोग सीधे उस जलते हुए टावर के अंदर मौजूद थे या बिल्कुल पास थे, उनमें यह आंकड़ा 30% था। ये आंकड़े स्वाभाविक रूप से बहुत डर पैदा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही वाजिब और तार्किक सवाल उठता है। उन 70% लोगों का क्या हुआ जो उसी टावर में उसी मौत के साए में थे, लेकिन उन्हें कोई PTSD नहीं हुआ? ये कैसे संभव है कि एक ही घटना का असर लोगों पर इतना अलग हो? यही वो बिंदु है जहां से हमारी समझ को एक नया आयाम मिलता है। 30% का जो आंकड़ा था वो घटना के तुरंत बाद की स्थिति थी, लेकिन केवल 6 महीने बाद जब उसी समूह का दोबारा अध्ययन किया गया तो ये आंकड़ा नाटकीय रूप से गिरकर मात्र 1% रह गया। सिर्फ 1%? जी हाँ, 6 महीने के अंदर। जी हाँ, यानी ज्यादातर लोगों का मन उस भयंकर आघात के बावजूद स्वाभाविक रूप से ठीक हो गया। यहाँ हमें उन असली वजहों को गहराई से समझना होगा जो ट्रॉमा को किसी व्यक्ति के जीवन में स्थायी बना देती हैं। शोध में स्पष्ट रूप से पाया गया कि जिन लोगों को लंबे समय तक PTSD हुआ, उनके जीवन में उस घटना से पहले ही कई गहरे तनाव मौजूद थे। यानी पहले से मौजूद परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेदार थीं। बिल्कुल। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, जिन्हें भयंकर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, या जिनके पास परिवार और दोस्तों का कोई सामाजिक सहारा नहीं था, उनमें PTSD का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक था। इसके विपरीत जिनकी आय अच्छी थी और जिनके पास एक मजबूत सामाजिक दायरा था, वे इस भयानक घटना के मानसिक प्रभाव से बहुत तेजी से उभर गए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। इस पूरे विस्तृत डेटा से एक बहुत ही गहरा दार्शनिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। गहन भावनाओं का मतलब मानसिक बीमारी नहीं है। किसी भयानक घटना के समय बहुत अधिक डरना, पसीने छूटना, रोना या अत्यधिक क्रोधित होना एक बिल्कुल स्वाभाविक और स्वस्थ मानवीय प्रतिक्रिया है। इसे हर बार किसी सिंड्रोम का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हर दुख, हर डर बीमारी नहीं है, बल्कि इंसान होने का सबूत है। तो फिर इस लचीलेपन या रेजिलियंस का असली मतलब क्या है? क्या हमेशा मुस्कुराते रहना, हर मुश्किल को हंसकर टाल देना ही इंसान को मजबूत बनाता है? मानव मन गणित के सीधे फॉर्मूले पर नहीं चलता। मनोवैज्ञानिकों ने लंबे समय तक ये ढूंढने की बहुत कोशिश की कि वो कौन सा एक जादुई गुण है जो इंसान को लचीला बनाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी एक गुण नहीं है जो हर स्थिति में काम आए। मनोविज्ञान में इसे पर्सनालिटी पैराडॉक्स या व्यक्तित्व का विरोधाभास कहा जाता है। पर्सनालिटी पैराडॉक्स, इसे थोड़ा और गहराई से समझा जा सकता है? इसे एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण से समझा जा सकता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है डुशेन स्माइल। यह वो सच्ची प्रामाणिक मुस्कान होती है जो इंसान की आंखों तक पहुंचती है, जिसमें आंखों के किनारे सिकुड़ जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के गहरे शोक में होता है, तो शोक व्यक्त करते समय बीच बीच में उभरने वाली ये मुस्कान उसे उस दुख से जल्दी बाहर निकलने में बेहद मदद करती है। यानी उस समय वो मुस्कान एक दवा का काम करती है। बिल्कुल। लोग भी ऐसे मुस्कुराते हुए व्यक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति महसूस करते हैं। लेकिन यही सच्ची मुस्कान किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक और पीड़ादायक साबित हो सकती है जो यौन शोषण, घरेलू हिंसा या किसी गंभीर दुर्व्यवहार का शिकार हुआ हो। ऐसा क्यों? मुस्कान तो वही है। क्योंकि यदि वे अपनी पीड़ा समाज, पुलिस या अदालत को बताते समय घबराहट में इस तरह की मुस्कान प्रदर्शित करते हैं, तो समाज और सुनने वाले लोग उसे तुरंत एक गलत संकेत के रूप में लेते हैं। लोगों को अवचेतन रूप से लगने लगता है कि शायद इसे उतनी चोट नहीं पहुंची है या शायद घटना उतनी गंभीर नहीं थी। नतीजतन उस पीड़ित व्यक्ति को वो सहानुभूति और न्याय नहीं मिल पाता जिसका वो असल में हकदार है। एक ही गुण एक परिस्थिति में जीवनदायिनी है तो दूसरी में बेहद नुकसानदेह है। तो इस सब का मतलब क्या है? इतनी सारी मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के बीच इस जानकारी का क्या किया जाए? अगर कोई एक सही तरीका नहीं है तो जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए? जॉर्ज बुनानो अपनी किताब में इस उलझन का एक बेहद व्यवहारिक समाधान देते हैं, जिसे वे लचीलेपन का क्रम या फ्लेक्सिबिलिटी सीक्वेंस कहते हैं।
इसे समझना मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। इसके 3 प्रमुख चरण हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, यानी माहौल को समझना। माहौल को समझना यानी ये देखना कि हम कहाँ हैं और किसके साथ हैं। जी, ये पहचानना सबसे जरूरी है कि किस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया की मांग है। एक उदाहरण के तौर पर, दोस्तों के बीच जोर जोर से हंसना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन अगर वही व्यवहार किसी गंभीर ऑफिस मीटिंग या किसी शोक सभा में किया जाए तो वो विनाशकारी हो सकता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट और जरूरी बात है। और दूसरा चरण? दूसरा चरण है रेपर्टवार, यानी तरीकों का एक भरा पूरा खजाना होना। भावनाएं व्यक्त करने का केवल एक ही तरीका नहीं होना चाहिए। कभी अपना गुस्सा स्पष्ट रूप से जाहिर करना जरूरी होता है ताकि कोई फायदा ना उठा सके, तो कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह छुपा लेना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। यानी हमारे पास अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग मानसिक औजार होने चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे अहम चरण है फीडबैक मॉनिटरिंग, यानी परिणामों को लगातार जांचना। इंसान ने जो भी तरीका अपनाया है, क्या वो काम कर रहा है? अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो अपनी जिद छोड़कर उसे तुरंत बदलने की क्षमता ही असली लचीलापन है। बहुत ही शानदार। यानी एक ही लकीर पीटते रहने के बजाय समय और माहौल के हिसाब से खुद को ढालना ही जीने की असली कला है। अब एक और बेहद दिलचस्प पहलू की ओर रुख करते हैं। स्रोत सामग्री में इंसान की विश्व दृष्टि, यानी वो दुनिया को कैसे देखता है, और उसके शारीरिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य मौजूद हैं, खासकर 2014 के मिशिगन अध्ययन का जो जिक्र किया गया है। जी, मिशिगन का वो हृदय रोग अध्ययन इस बात का बहुत ही सटीक प्रमाण है कि इंसान की सोच उसके शरीर की कार्यप्रणाली को किस हद तक नियंत्रित करती है। उस अध्ययन में उन हजारों बुजुर्गों के मेडिकल डेटा को ट्रैक किया गया जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था। और उसमें क्या अजीब पैटर्न देखने को मिला? जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ने से पहले से ही गंभीर अवसाद या डिप्रेशन था, उनकी मृत्यु दर दौरे के बाद लगभग सामान्य ही रही। लेकिन वो समूह जो दौरे से पहले बहुत खुशहाल और आशावादी था, मगर दिल के दौरे जैसी भयानक घटना के बाद अचानक अपनी सारी आशा खो बैठा और गंभीर अवसाद में चला गया, उनकी मृत्यु दर सबसे अधिक पाई गई। ये तो सच में हैरान करने वाला है। जो पहले से अवसाद में थे वो बच गए, लेकिन जिन्होंने अपनी खुशी खो दी उनके लिए ये जानलेवा साबित हुआ। ये अध्ययन स्पष्ट करता है कि आशावाद या ऑप्टिमिज्म केवल एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि ये इंसान की उम्र बढ़ा सकता है, मौत को भी कुछ समय के लिए टाल सकता है। और मनोविज्ञान मानता है कि आशावाद कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। बेस्ट पॉसिबल सेल्फ जैसी तकनीकें इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें इंसान शांत बैठकर अपने भविष्य के सबसे बेहतरीन स्वरूप की कल्पना करता है। सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। एक ऐसा भविष्य जहां उसकी सारी मेहनत रंग लाई है और उसे लिखकर व्यक्त करता है। यह साबित हो चुका है कि ऐसी तकनीकें मस्तिष्क की बनावट को सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं। ये शरीर और मन के गठजोड़ का अद्भुत उदाहरण है। अब जब बात मन की गहराई और विश्व दृष्टि की हो रही है, तो धर्म, ईश्वर और जीवन की सार्थकता की भी बात कर ही लेते हैं। 2015 में जॉन मोर और मार्क लीच का एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था, जिसमें आस्तिकता और नास्तिकता का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा गया था। ये विषय अक्सर विवादों में रहता है, लेकिन आज इस विश्लेषण में केवल इस वैज्ञानिक अध्ययन के आंकड़ों पर निष्पक्ष रूप से बात की जाएगी। विज्ञान हमेशा निष्पक्षी होता है। इस अध्ययन ने समाज के कई स्थापित पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से तोड़ दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस शोध में ईसाई धर्म को गहराई से मानने वालों, अगेयवादियों यानी जो मानते हैं कि ईश्वर के होने या न होने का निश्चित पता नहीं लगाया जा सकता, और पूरी तरह से नास्तिक लोगों का एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। और इसके परिणाम क्या रहे? परिणाम बेहद आश्चर्यजनक थे। इन सभी अलग अलग वैचारिक समूहों में जीवन की संतुष्टि, आशा और कृतज्ञता का स्तर लगभग एक समान था। यानी कोई ईश्वर को मानता है या नहीं, ये सीधे तौर पर उसके खुश रहने की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा फैक्टर क्या था जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है? वो फैक्टर जिसका मानसिक स्वास्थ्य से 0.55 का भारी सहसंबंध था, वो था सामाजिक समर्थन। अगर इंसान के जीवन में ऐसे लोग हैं जो उसकी सच में परवाह करते हैं, जो उसके दुख में खड़े हो सकते हैं, चाहे वो किसी चर्च में मिले या किसी नास्तिक समूह की बैठक में, तो उस इंसान का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बेहतर होगा। यानी रिश्ते और लोगों का साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है।
और इसी अध्ययन में एक और बात सामने आई जिसे एग्जिस्टेंशियल डॉगमेटिज्म कहा गया। इसका सीधा मतलब है अपने मूल विश्वास पर 100% पक्का होना। जो आस्तिक पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि ईश्वर है और जो नास्तिक पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि ईश्वर नहीं है, उन दोनों ही समूहों को एक अजीब तरह की मानसिक शांति का अनुभव होता था। दुविधा में न होना इंसान के मन को बहुत शांत रखता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। विचारों की स्पष्टता ही असली शांति है। और देखा जाए तो इस तरह के खुले विचारों, बिना किसी पूर्वाग्रह के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और गहरे चिंतन को बढ़ावा देना ही कैफे फिलॉसफी का मूल उद्देश्य है। जो भी लोग इस तरह के बौद्धिक विचार विमर्श की कद्र करते हैं, वे द फिलॉसफी कैफे के मिशन को लाइक और शेयर करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाएं समाज के हर कोने तक पहुंच सके। ये बहुत ही जरूरी है। एक स्वस्थ समाज वही है जहां अलग-अलग विचारों को शांति से सुना जाए। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, तो अब इस शानदार चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है। आज के इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंसान कोई शीशे का खिलौना नहीं है। हमारे अंदर एक अद्भुत प्राकृतिक क्षमता है, टूटे बिना परिस्थितियों के अनुसार मुड़ने की। बस जरूरत है कि अपनी रोजमर्रा की प्रतिक्रियाओं में लचीलापन लाया जाए। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इतिहास के पन्नों से समझ आई, वो ये कि मानसिक बीमारी केवल कोई शारीरिक घाव नहीं है, बल्कि इसे अक्सर हमारा समाज और हमारी आपसी करुणा ही तय करती है। इस संपूर्ण चर्चा को विराम देते हुए एक अंतिम और गहरे दार्शनिक विचार पर मंथन करना आवश्यक है। जरा कल्पना की जाए कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की छोटी बड़ी मुश्किलों, ऑफिस के विवादों, रिश्तों की उलझनों को भविष्य में आने वाले किसी बड़े ट्रॉमा के डर के रूप में देखना पूरी तरह से बंद कर दें। इसके बजाय क्या हम इन चुनौतियों को अपनी भावनात्मक लचीलेपन की प्रयोगशाला के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं? एक ऐसी प्रयोगशाला जहां हम अपनी प्रतिक्रियाओं को परख सकते हैं, नए तरीके आजमा सकते हैं। एक प्रयोगशाला, ये नजरिया बहुत ही सकारात्मक है। क्या ये नया नजरिया हमें उस भयानक डर से आजाद नहीं कर देगा कि भविष्य की कोई एक बुरी घटना हमारा पूरा अस्तित्व तय कर देगी? इंसान की कहानी किसी एक बुरी घटना से खत्म नहीं होती, बल्कि वो वहां से एक नया और ज्यादा मजबूत मोड़ लेती है। इसी विचार के साथ आज की इस बौद्धिक यात्रा से बहुत ही शांतिपूर्वक विदा लेते हैं। क्या अद्भुत और सुकून देने वाला विचार है। आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने विचारों को हमेशा खुला रखिए।